हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग हमारे आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल और उसके रीज़न हम लोग कुछ लास्ट क्लास में इन्हीं के बारे में ही जान रहे थे। आज भी चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं क्या है इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हमारे पास। तो देखो, मैंने आप लोगों को कल कुछ कारण बताए थे, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख भी रहे होंगे कि कुछ आर्थिक कारण थे, कमर्शियल पर्पस थे, कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ सोशियो रिलीजियस रीज़न थे, कुछ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ मिलिट्री एंड सबसे इम्पॉर्टेंट था इमीडिएट रीज़न, यानी कि तत्कालीन कारण। उस समय का जो स्थिति है ना, उसको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ब्राउन बेस को बदल के और यहाँ पे एनफील्ड राइफल लाया गया। बहुत ज़्यादा घातक साबित हुई थी ये बात, ठीक है। खैर, आर्थिक कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण तो आपको दिख ही रहा था, क्या? भू राजस्व की नीतियां, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, 1913 की मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी, किसी को भी आओ बिजनेस करो, भारतीयों की कोई वैल्यू नहीं रही थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, भारत के जो हथकरघा उद्योग वगैरह थे उनको धीरे धीरे ख़त्म। इसके अलावा जो है ना, अकाल बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो जबरन ज़मीन तो जा रही थी किसके पास में? अब ज़मीन जा रही थी अंग्रेज़ों के पास में। मुगलों का विचारों का अपमान हो रहा था, डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त कर लिया था, और विस्तारवादी नीतियां थी जिसमें सब्सिडरी अलायंस और जो आपकी व्यक्तिगत की संधियां थी। कल की क्लास में करवा चुका था, जस्ट मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। सोशियो रिलीजियस रीजन थे, ये भी हमने बात की थी। जैसे कि हम कहें कि 1813 का चार्टर द्वारा ईसाई जो लोग थे, ईसाई जिनको मिशनरी कहते हो आप लोग, या आप सीधे से लाइन में बनाइएगा बात कि ये ईसाईकरण कर रहे थे। मुद्दा तो यही था कि ये ईसाईकरण कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो इनकी नीति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे और बाद में क्या है, हमारा जो सामाजिक धार्मिक ढांचा था उसमें भी इंटरफेयर करने लग गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भाई ऐसा है कि आप अगर अपने तरीके से चल रहे हैं मान लो, और अपने तरीके से चलते चलते बीच में आपके आगे कोई रोड़े डालेगा, तो आपको दिक्कत होएगी कि नहीं होएगी? ऑफ कोर्स होएगी। आपके मामले में आपकी थिंकिंग के साथ या आपके विचारों के साथ कोई इंटरफेयर करता है, कोई भी इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो समाज हो, तो वहाँ तो लड़ाई होना तय ही है। 1850 का लेक्स चौकी अधिनियम आया था, और ब्रिटेन की सुधारवादी नीतियों ने रूढ़िवादियों में असंतोष, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बन सकता है। अब देखो क्या था ये अधिनियम, क्या थे सारे ये अधिनियम, एक्चुअली इन्हीं से रिलेट करते हैं। यहाँ ब्रिटेन ने कुछ अच्छा भी किया था, मैं ये नहीं कहता कि ब्रिटेन ने मतलब हर बारी बुरा ही किया होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, नहीं नहीं। ब्रिटेन का कुछ अच्छा भी था। अच्छा बोले तो सर, अच्छा तो भैया ब्रिटेन का ये था कि उन्होंने चाहा था कि हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी नीतियां थी जो गलत है, जो अच्छी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा को उन्होंने बंद किया। अब भारत के रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया है, ठीक है ना। जो इंसान जैसा, जैसे मान लेते हैं कि जो रूढ़िवादी लोग जो होते हैं ना, उनको आप ऐसा समझिएगा कि उनको लगता है कि मैं हूँ तो मैं ही ठीक हूँ बस, इसके अलावा पूरी दुनिया पूरा जगत गलत है, और उनको आप ठीक समझा भी नहीं सकते। अब किसी ने मान लिया कि 2 + 2 जो है ना वो 4 होता है, तो सॉरी 5 होता है कह दिया किसी ने, तो 5 ही मानेगा, कभी 4 नहीं मानेगा वो। तो रूढ़िवादी थिंकिंग थी लोगों की कि सती प्रथा बहुत अच्छी है। सती प्रथा के अलावा जो है ना, लोग ये भी कहते थे कि बंद की सती प्रथा को तो कहा थे विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। इनको खत्म किया, तो ये भी एक सामाजिक कारण था। भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल गया था, जटिल और महंगी न्याय व्यवस्था हो गई थी। नस्लवाद भी मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में। तत्कालीन कारण हम समझ चुके थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। विद्रोहों के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो आइए इनको देखते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। जो जो डेटा आपको पढ़ाऊँ वो सीधा आप याद कर लेना। क्या याद करोगे? सबसे पहला पॉइंट याद करोगे कि जो लखनऊ है, लखनऊ, लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, और दमन करता थे कैप बेल। अल्प आयु पुत्र और बिरनिस कादर जो है ना, ये कुछ यहाँ से रिलेटेड थे, पर आप इनको छोड़ो, आप बस इतना ही याद कर लीजिएगा। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्या है कि आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। वैसे मेरे हिसाब से आपको ये याद होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस सवाल है वैसे ये, ठीक है। बेगम हजरत महल 4 जून 1857, ठीक है। तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है।
अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखनी है, कानपुर, कानपुर से पूछा जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। और इस इनको मतलब दबाया था या इनकी नीतियों को दबाया था हैवलॉक, नील और कालिन और कैंपबेल, और मतलब इनके द्वारा दबाया गया था। बाद में संयुक्त रूप से सभी ने ही मिलके जो है इनको दबाने की कोशिश की थी। और इसके बाद में दत्तक पुत्र नाना साहिब दोबू पंत के नाम से जो बहुत फेमस हुए थे बाद में। झांसी सबको अच्छे से पता है कि रानी लक्ष्मीबाई थी, इनको दबाया था ह्यूरोज ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्या कि इनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था। आज झांसी का नाम भी बदल दिया ना, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई कर दिया है यूपी में। और इनके पति का नाम गंगाधर राव, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और डलोजी के द्वारा हड़प नीति 1853 अपनाई गई थी, पूरा क्षेत्र हड़पना चाहते थे। इनकी समाधि ग्वालियर में बनी है 17 जून 1858 को। हिरोज ने एक बात कही थी जो एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुई है, कि भारतीय विद्रोहों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। एक बात याद रखना, भारतीय विद्रोहियों में एक सोई हुई औरत अकेली मर्द है, यही इनको मर्द बताया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो इनके लिए बहुत सारी कविता भी लिखी है, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई एक कविता है, जो एग्जाम पूछता है किसकी लिखी हुई कविता है। आप लोग इस पूरी स्लाइड के अंदर एक्चुअली क्या याद करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया। आपका जवाब रहेगा बेगम हजरत महल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, कि कानपुर से किसने किया, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। और उनको दबाया किसने था, हैवलॉक, नील और कालिन और कैंपबेल के द्वारा इनको संयुक्त रूप से दबाया गया था। हालांकि यहाँ पे सेनापति तांत्या टोपे थे, उनको रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। मान सिंह ने उन्हें बाद में धोखा दे दिया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी उनको दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि तांत्या टोपे जी को अगर स्टार्टिंग में ये क्रांतिकारी बना दिया जाता या इनके क्रांति का मुख्य नेतृत्वकर्ता बनाते तो शायद हम आज़ाद भी हो सकते थे। झांसी की रानी से सवाल पूछा जाएगा, नाम तो आपको याद है पर इनको दबाया किसने था, स्मिथ और ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने इनको एक मर्द कहा था, अकेली औरत को मर्द कहा था। इनका एक्चुअल नाम मणिकर्णिका था, गंगाधर राव इनके पति का नाम था। ढलोजी के द्वारा हड़प नीति के दौरान ही ये भड़की थी, ठीक है। इनका जन्म वैसे वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु या इनकी समाधि जो है ना ग्वालियर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और भी पॉइंट है जो आपको याद नहीं करने, बस बेसिक बता रहा हूँ, ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। असम से जैसे थे कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता थे, फैज़ाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, ठीक है ना। इसके अलावा बिहार से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। ये छोटा सा पॉइंट है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट आप मेरठ से याद कर सकते हो, देवी सिंह थे, ठीक है ना। और बरेली से खान बहादुर खान थे, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, ठीक है। ऐसे कई कई जगहों से थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पहली स्लाइड है जिनको आप ढंग से याद करो। चलिए, इसके बाद में अब देखो क्या है कि पहला जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल था यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके इफेक्ट क्या पड़े थे। तो देखो, कंपनी का शासन अंत हो गया था, एंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये बिल्कुल खत्म हो गई थी। भारत सरकार अधिनियम आ गया 1 नवंबर 1858 को, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के अंदर भारत सरकार के अधिनियम आ गए थे। जनरल गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, ये याद रखना। पहले गवर्नर जनरल जो होते थे ना, उनको वायसराय की उपाधि भी मिली इस क्रांति के बाद में। सामाजिक हस्तक्षेप की नीति है यहाँ पे आई, और साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया गया। रियासतों को स्वायत्ता दी गई। महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद की उपाधि वापस ले ली 1876 में। एक्चुअली अंग्रेजों को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि क्रांति होने का कारण था कि हमने इनके ऊपर हमारी रूढ़िवादी सोच या इनकी जो थिंकिंग है, इनकी थिंकिंग को पलटने की कोशिश की थी। इनके हम लोगों ने इनके रिलीजन में घुसने की कोशिश की है, इनके जो भी कल्चर्स है इसके अंदर भी हमने आने की कोशिश की है। तो इसलिए इस क्रांति के बाद में ये थोड़ा सुधर गए थे, संभल गए थे, यूँ समझिएगा। तो उसके बाद में इन्होंने एक्चुअली अपनी नीतियाँ, अपनी पॉलिसी जो है ना एक्चुअली चेंज ही कर ली थी। सरकारी नौकरी में प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना, ये भी होना स्टार्ट हुए थे इस क्रांति के बाद ही, 1861 में। पहले ऐसे नहीं होता था। इसके अलावा जो है ना, सैन्य संरचना का पुनर्गठन। अब जो जो भी ये सेना बनाते थे उसमें भारतीय लोगों को कम रखते थे ये, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ रेशियो होता था, 2:1 का रखते थे या 5:2 का रेशियो रखते थे, जिसमें 5 अंग्रेज अधिकारी 2 भारतीय, या 2 अंग्रेज अधिकारी तो वहाँ एक ही भारतीय होता था। इसके अलावा जो ना रेल संचार आदि भी बढ़ गए थे। ये भी सारी चीज़ें बेसिक फैक्ट है, इतना ज़्यादा जरूरी आप नहीं मान सकते।
फेल क्यों हुआ था वैसे ये कारण? फर्स्ट मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो है ना, ये फेलियर के कारण क्या थे? तो एक तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको केवल काम काम की बातें बता रहा हूँ, वैसे तो इस क्रांति को मैं पढ़ाने बैठूँ तो 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन कहानियों में आपको मैं डुबोना नहीं चाहता हूँ, केवल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ जो आपके पेपर में बन सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है? देखो, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का अभाव था। लोग ना कहते कुछ थे, होते कुछ और थे। मतलब ऐसा था कि दिखाते कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने आया, मैंने आपको दिखाया कि भैया मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ आपके लिए, लेकिन एक्चुअली पीछे से कुछ और हूँ, ठीक है ना? तो गड़बड़ है, वो देखिए महा गड़बड़ है वो। आजकल के समाज में भी ये चीज़ है, लेकिन पहले एक्चुअली क्रांति का फेल होने का कारण ये था कि दिखाते कुछ और थे, होते कुछ और थे। जैसे टोरोजन वायरस की तरह ही समझ लीजिएगा, होता कुछ और है और दिखाता कुछ और ही है, ठीक है ना? फिशिंग वायरस की तरह कह सकते हैं, चकमा देना भी कह सकते हो आप लोग उसको। देसी राज्यों और सामंतों का राजभक्त बने रहना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटने के लिए तैयार थे। ग्वालियर, सिंधिया, इंदौर, होलकर जो था, और हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, जींद, कश्मीर, ये सारे के सारे क्षेत्र जो थे ना, ये राजभक्त बने रहे, ठीक है ना? इन्होंने ज़्यादा साथ नहीं दिया था। सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, कैनिंग के कहना था। तूफान के आगे बांध की तरह काम किया था, और सिंधिया लोग शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जो पंजाब के लोग, सिख लोग थे, वो भी शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने पट्टी जो पढ़ा दी थी। पता है, बहादुर शाह जफर इसके नेतृत्व करता थे। तो अंग्रेज ने जाके कहा कि तुम यार इनका साथ दोगे? किनका? मुगलों को साथ दोगे? तुम्हारे गुरुओं को इन्होंने मरवा दिया था। आपको शायद मैंने पहले की क्लासेस में बताया होगा। तो इनके जो गुरु थे, पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने उबलते तेल की कढ़ाई में डलवा दिया था। और इसके अलावा जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनकी सिर कलम शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में आज भी, आप चांदनी चौक पे मेट्रो स्टेशन का जो तीसरा गेट है ना, वहाँ से जब निकलोगे आप तो पीछे साइड देखना, वहाँ चांदनी चौक, लाजपत नगर, सामने लाल किला आपको दिखाई देगा। तो शीशगंज गुरुद्वारा आपको दिखेगा, बहुत लोग जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, बस चल रहे थे, समझिएगा, ठीक है ना? कोई क्रांति का फंडा बनाया, प्लान ही नहीं तैयार किया था। स्किल लीडरशिप नहीं थी कोई भी, ठीक है ना? और बूढ़ा था, 80 साल का बूढ़ा, ठीक है ना? नेतृत्व करता, क्या ही नेतृत्व करता करे, हाँ। और आधुनिक हथियार नहीं थे, ठीक है ना? तोप बंदूक वगैरह नहीं थी, वो तो सब कुछ उनको ही आता था। शिक्षित वर्ग जो है ना, उनके अंदर अपैथी थी। अपैथी का मतलब होता है कोई फीलिंग ना होना। जो पढ़े लिखे ज़्यादा थे उनको छोड़ो यार, क्या करना है, लोग वैसे ही कर रहे हैं, क्रांति व्रांति, आप अपना काम करते हैं, कुछ इस प्रकार की थिंकिंग में चल रहे थे। कुछ और भी कारण थे, ठीक है ना? मतलब ये क्रांति 1857 के पूर्व प्रमुख सैनिक विद्रोह जो हुए थे ना, वो कौन कौन से थे? मतलब आप ये मत समझिएगा कि 1857 की क्रांति ही पहली बात क्रांति हुई है, उससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कुछ रिवॉल्ट हुए हैं, लाइक जैसे 1764 में बक्सर विद्रोह हुआ था, याद है आपको? हेक्टर मुनरो वाला मैंने बताया था। 1766 में सैनिक विद्रोह भी हुआ था एक। 1806 में वेल्लोर विद्रोह था। 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट का था। 25 में असम तोपखाने का विद्रोह। 38 में सोलापुर विद्रोह भी था। 44 में फिरोजपुर 64वीं रेजिमेंट। 49-50 में गोविंदगढ़ विद्रोह। इसमें एक विद्रोह पक्का तुम्हें याद होना चाहिए, एक दूसरा ये। दो विद्रोह तो पक्का याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा केवल आंखों के आगे से निकालना है, ज़्यादा आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं हो सकता। 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना? बस बेसिक है, जर्नल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर और हम बात की जाए यहाँ पे, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखना कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी किताब है एक, असबाब ए बगावत हिंद 1859। इसमें प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, तो इसको याद कर लेना। सर सैयद अहमद खान की कौन सी किताब में 1857 की विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी? तो असबाब ए बगावत हिंद 1859 में पब्लिश हुई थी ये किताब, ठीक है। उसके बाद में 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी नई सेना बनाई थी। रेजिमेंट की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर उसको अलग अलग बांट दिया। सिख लोगों को अलग बांटा, अंग्रेजों को अलग मतलब बंगालियों को अलग बांटा, ऐसे अलग अलग बांट दिए गए थे ताकि अब इन पे निगरानी रखी जा सके। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, ये अब 65,000 कर दी, बढ़ा दी। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, इनको घटा के 1,40,000 कर दिया। मैंने कहा था ना 2:1 का या 5:2 का इन्होंने मेथड स्टार्ट कर दिया था।
इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। मतलब बेसिकली ये कोशिश करते थे कि अब जो है ना अलग अलग जाति के अलग अलग हम रेजिमेंट बनाएंगे। आज भी गोरखा, सिख, पंजाब ये आर्मी की रेजिमेंट्स है, अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान रखते हैं तो इसके बाद में हमारे लेबर यूनियन मूवमेंट आ जाती है। तो यहाँ तक ये आपका पूरा हुआ है, ठीक है ना। मोटे तौर पे आपको जो याद रखना था ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, याद रखना। ये कुछ अदर फैक्ट है, इस क्रांति से पहले हुए विद्रोह भी आपको याद रखने थे, ठीक है ना। अब अगर अगली बात हम लोग करने की कोशिश करें हमारी कि श्रमिक संघ आंदोलन यानी कि लेबर यूनियन मूवमेंट की बात करें, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ साथ भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग है इसका भी उदय होता है। आधुनिक उद्योगों के साथ साथ मतलब कारखानों में बहुत सारी समस्या हुई, जैसे कि ज़्यादा काम करवाते थे, बहुत ज़्यादा, जैसे काम ज़्यादा और पैसे कम देते थे, कोई भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं देते थे, बच्चों से काम बहुत ज़्यादा करवाते थे। इसके अलावा जो है ना यूँ समझिएगा कि महिलाओं से भी रात को काम करवाने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना इससे मजदूर संघ एक ट्रेड यूनियन बनना स्टार्ट हुई है, समझिएगा। ये ट्रेड यूनियन कुछ ऐसी होती है, कुछ लोगों का एक संगठन होता है। ये आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लेबर नाम का चैप्टर सब्जेक्ट भी है, तो वहाँ पे आपको एक काम आएगा। ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। तो देखो, श्रमिक संघों के गठन के कारण कुछ ऐसे थे। एक तो कारण यही था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं आपके, यानी कि बेसिकली पॉलिसीज जो थी या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स जो थे ना, वो एक प्रकार से शोषणवादी सोच के ही थे, मतलब शोषण कर रहे थे। इनकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी कि काम 6 घंटे, काम जो है ना मतलब टोटल 12 घंटे करवा रहे हैं, सैलरी 6 घंटे की दे रहे हैं। ये गड़बड़ था। एक पैसा मतलब कम दे रहे थे, ठीक है ना। ग्रामीण गरीबी और ऋणग्रस्तता, गाँव के लोग तो ऑलरेडी गरीब थे और उनके पास बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा चढ़ा रखा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, इसके अलावा राष्ट्रवादी नेतृत्व की भूमिका और श्रमिक संघ का गठन के कारण जो है ना ये सारे ही बन गए थे आपके, ठीक है। तो मोटे तौर पे आप यूं याद रखिएगा कि रीज़न क्या थे, क्यों बने थे। भाई एक तो सीधी सी बात है कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप काम करिए 12 घंटे, 16 घंटे, ओवर टाइम आपको दिया नहीं जाएगा, सैलरी ही जस्ट आपको दी जाएगी, ठीक है ना, करना पड़ेगा, वरना आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मतलब आप करोगे करोगे और क्या करो। इकोनॉमिक रीज़न बहुत थे, फाइनेंशियली रीज़न बहुत थे, शोषण ये कर रहे थे। अच्छा, सुविधा भी नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं कि 12 घंटे काम करें तो वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खतरा हो तो आए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इन मतलब ये शोषण कर रहे थे, कोई मर रहा है तो मरने दो, बस हमें काम से मतलब है, वरना आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये इसी कारण ट्रेड यूनियन बनना बनना स्टार्ट हुआ था। तो एन एम लोखंडे के द्वारा मुंबई में पहली बार एक लेबर क्लब की स्थापना की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एम लोखंडे के द्वारा जो है ना आपका ये स्टार्ट, सबसे पहले जो है ना आपका एक क्षेत्र है बपबई, सॉरी, ठीक है ना, माफ़ करना, मुंबई नहीं, बपबई में स्टार्ट किया गया था। ये एक याद रखना, महाराष्ट्र के बपबई के अंदर स्टार्ट किया गया। और दीन बंधु पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा। ये एक्चुअली मैगजीन कुछ ऐसी थी जिसके अंदर कुछ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को दिखाया जा रहा था। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में, पहला मजदूर संगठन एक्चुअली ये था। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में से क्वेश्चन बनना लगभग सा तय ही समझिएगा। अब तक के पेपरों में बहुत सारे सवाल बने हैं, तो आप लोग अभी उसी के आधार पर याद कर लेना। और ज़्यादा याद करो ना करो, लेकिन ये तीसरा पॉइंट जरूर याद करना कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। 1890 में पहला मजदूर संगठन जो था ये। दीनबंधु पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, पब्लिकेशन ऑफ दीनबंधु मैगजीन, ये वीकली आती थी मैगजीन आपकी, ठीक है ना। और बाकी एन एम लोखंडे के द्वारा एक श्रमिक क्लब की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। तो भारत में श्रमिकों की दशा में सुधार लाने के लिए पहला प्रयास था 1870 में बंगाल में शशिपद बैनर्जी के द्वारा श्रमिक क्लब की स्थापना भारत में हुई। और इन्होंने भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें उद्देश्य था कि मजदूरों को शिक्षित करना, उनके लिए जो अधिकार बनाए गए हैं उनके बारे में बताना। भारत में मजदूर असंतुष्टि का पहला एग्जाम्पल था 1877 में नागपुर एम्प्रेस मिल में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल है। मतलब सबसे पहली बार किसी ने हड़ताल की थी तो 1877 में की गई थी, नागपुर एम्प्रेस मिल के अंदर की थी, कहा कि सैलरी बढ़ाओ। और इसी से ये पता लगता है कि उस टाइम के अंदर भारत का मजदूर वर्ग है वो सेटिस्फाई नहीं था।
1880 में बंबई में नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा एंग्लो मराठी साप्ताहिक पत्रिका दीनबंधु का प्रकाशन किया और 1890 में बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की भी स्थापना की। इसे भारत में गठित पहला श्रमिक संघ भी कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को बहुत ढंग से समझना। पहला पॉइंट तो ये है कि भारत के अंदर जो एक भारत श्रमजीवी नामक की एक मैगजीन जो है ना, ये किसने सबसे पहली बार पब्लिश की है? ये शशिपद बैनर्जी के द्वारा 1870 के अंदर की गई। इसका कारण मतलब मैगजीन निकलते थे, न्यूज़पेपर निकलते थे, ताकि मजदूरों को उनके हकों के बारे में बताया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मुझसे 4 घंटे की बजाय 6 घंटे काम किए जा रहे हो, 7 8 घंटे काम करवाए जा रहे हो, मैं फिर भी किए जा रहा हूँ। आप मुझे मार रहे हो, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे धक्का दे रहे हो, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे गालियाँ दे रहे हो, तू तड़ाके से बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप मुझे मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, स्टिल मैं काम किए जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ। किसी दिन मैंने कोई मैगजीन पढ़ी, मैगजीन के अंदर ये लिखा हुआ कि भैया देखो ऐसा करना है ना, ये गलत है। तो मैं इसके, अब तक मैं कुछ नहीं बोला, अब मैंने आवाज़ उठाई कि देखो ऐसा है कि मुझे ना इज्जत से बात करो, मेरे साथ में तू कह के तो बिल्कुल मत बोलो, मुझे आप कह के बात करो मेरे साथ में, ठीक है। मुझे अगर 4 घंटे का काम करवा रहे हो तो 4 घंटे का पैसा दो, 6 घंटे काम कराओगे तो 6 घंटे का ही पैसा मैं आपसे लेने वाला हूँ। क्यों, कहाँ लिखा हुआ है? कहते हैं ये देखो कानून बनाया गया है। तो कुछ ऐसे ही मजदूरों को शिक्षित करने की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। भारत में मजदूर असंतुष्टि का उदाहरण मिलता है नागपुर एम्प्रेस मील के अंदर 1877 के अंदर, और मेघाजी लोखंडे के द्वारा एक मैगजीन दीनबंधु का प्रकाशन किया गया 1890 में। बम्बई हैंड्स एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी, जो कि हमारे इंडिया का पहला श्रमिक संघ कहलाता है एक्चुअली, ठीक है। तो आज का कंटेंट या आज का डेटा इतना ही था आपके लिए, और मिलता हूँ आपको मैं अगली क्लास में। इसको ज़रूर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।